हाँ भाई, जय हिंद सभी को। आज आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी ने पीछे वाले सेट सभी ने पढ़ लिए होंगे, और एक जिसको कुछ डाउट आता है तो भाई 9897003130 पर इस पर अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि क्लास कैसी रही, कैसा आपको लगा। हमारे बारे में 2 बातें लिखा करें कि अच्छा लगा या नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज द लोकहितवादी। लोकहितवादी की उपाधि किसे दी गई? तो लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है भाई, यहां से नाम क्या है इनका, गोपाल हरि देशमुख। आंसर क्या जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। क्या इन सभी की उपाधि देख सकते हैं हम? हाँ जी, चलिए आज को टॉपिक को खत्म करते हैं। जो मेन आज तक पूछी गई उपाधियां सारी देख रहे थे, उनके उपनाम। जैसे पहला नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक तो इन्हें सरदार की उपाधि दी गई, इन्हें लोह पुरुष और बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता महात्मा या विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या भी कहा था? इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा था। नाना गोविंद धोंडू पंडित को नाना साहब कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी, मनु तथा झांसी की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस को बोस तथा नेताजी टाइगर और बंगाल की उपाधि नेताजी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी गांधी तथा देश रत्न की उपाधि से नवाजे गए। और शहीद भगत सिंह शहीद आजम या फिर शहीदों के राजकुमार की उपाधि से नवाजे गए। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा पूछा गया, इन्हें गुरुदेव या कवि गुरु की उपाधि से नवाजा गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन आया है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। राजा जी की उपाधि किसे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। लोकनायक, लोकहितवादी अलग है, लोकनायक अलग है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और चित्तरंजन दास को देश बंधु। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब। बीजी तिलक लोकमान्य तथा मराठा केसरी की उपाधि से नवाजे गए। तो सारी उपाधियां याद कर लेनी है, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है एग्जाम में आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसके बारे में बता देंगे। ये लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। इसके बारे में देखिएगा, यहां से छोटी छोटी सी बातें, जैसे यहां से 19 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहां होता है? ये अधिवेशन कहां होता है? लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और ये कौन सा 44वां अधिवेशन था? ये रावी नदी के, ये भी क्वेश्चन बना है, किस नदी के तट पर? और रावी नदी के तट पर, जिसे 15,000 लोगों की विशाल सभा हुई थी। और यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो 1 जनवरी 1930 यही लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू कर रहे थे। लेकिन 1930 में, कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए संविधान बनकर तो 1949 में तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो आंसर क्या गया आपका वहां से? लाहौर अधिवेशन। कहां हुआ था ये? लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो संविधान में अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कल भी बताया मैंने, कहां से कहां तक? ये 23-24 में है। धर्म का अधिकार, धर्म के 25 से 28 तक है। संवैधानिक उपचारों का, सी इज करेक्ट आंसर, संवैधानिक उपचारों का संविधान ये अधिकार, या फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है। और ये कितने प्रकार की इसमें रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 इसमें रिट जारी की जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है आपका किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके बारे में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इन्हें क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान का आत्मा तथा दिल हो जाता है। उसके बाद ये इसमें कितने प्रकार? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 में। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेसोरी एंड को वारंटो, इन्हें क्या जारी करता है? अगर पूछ ले आपसे 226, आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किसमें? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट को यहां से 32 में। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? यानी कि जब भी अध्यादेश लगाया जाता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसे कहा जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये कितने मंथ तक रहता है? ये 6 माह, मैक्सिमम 6 मंथ तक, 6 माह और 6 वीक भी अगर दिए जाए, 6 माह 6 सप्ताह तक रहती है अवधि इसकी। एग्जैक्ट तो ये जाएगा, और यहां क्या दिया है? 6 महीने दिया है, तो आंसर बी जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति है एक प्रकार की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनको जान लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत, अंतरराज्य परिषद का गठन करता है 263, कैसी है? एग्जीक्यूटिव पावर्स है। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या ऐड किया जाता है? 12 सदस्यों का मनोनयन करता है और बिल पर हस्ताक्षर। 12 सदस्य राज्यसभा में क्या करता है? ये नॉमिनेट करता है, तो वो बात किसकी है? वो लेजिस्लेटिव पावर है, किसकी? राष्ट्रपति की। उसके बाद फिर जुडिशियल, यहां से अगर देखा जाए जुडिशियल पावर, न्यायिक पावर क्या है? तो यहां से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट से सलाह आर्टिकल 143 में लेता है, तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है इसकी जुडिशियल पावर। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360 में निहित है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, 123 के तहत ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। पार्डनिंग, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में, और फाइनेंशियल, वित्तीय शक्तियां आर्टिकल 110 में। धन विधेयक, क्या धन विधेयक पर क्या करता है? पूर्वानुमति देता है। उसके बाद ये आकस्मिक निधि को के लिए भी क्या बना? प्रावधान, ये आर्टिकल 267 में। तो ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर है। इंपोर्टेंट पूछा जाता है वीटो पावर, तो किसके पास है वीटो पावर? राष्ट्रपति के पास है। कितने पर? आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर लागू करता है। 4 प्रकार की वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। यानी कि किसी भी बिल को अपने पास रख लेता है, बताता ही नहीं है क्या करना है इसका, क्या नहीं, तो वो पॉकेट वीटो कहलाती है। तो ये क्या थे? आपकी राष्ट्रपति की शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस नियरली, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट लगती है। स्पीड की बात कीजिए, सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है? स्पीड हो जाती है 3.8 इंटू 10, 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाता है भाई। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां सूर्य के बारे में छोटी छोटी सी बातें, सूर्य से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रह उपग्रह कल देख लेते हैं, आज सूर्य के बारे में देखते हैं। द सन, सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ आवर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल का जनक है। सन रोटेट्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है अपने एक्सिस पर। ये रेवोल्यूशन करता है पूरी किसके? गैलेक्सी के चारों ओर। तो रेवोल्यूशन स्पीड कितनी है सन की? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और रोटेशन करता है तो रोटेशन स्पीड 1.99 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद फिर ये पूछा जाता है यहां से, औसत दूरी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगर पूछा जाए सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है, जो कि 13,92,000 किलोमीटर कहलाता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सूर्य का प्रकाश आता कहां से है, एनर्जी कहां से आती है? तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, 2He4 प्लस एनर्जी। और यहां पर कंपोजिशन अगर पूछा जाए, गैसों का कंपोजिशन क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैसेस 2.5% पाई जाती है। कहां? सन पर। उसके बाद फिर सोलर सिस्टम की अगर देखी जाए लेयर्स, सबसे आंतरिक लेयर इस तरह से बनाते हैं डायग्राम, ये कोर के बाद फिर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, उसके बाद फिर फोटोस्फीयर, सभी के बारे में। सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? कोर, जहां पर सारे एलिमेंट्स प्लाज्मा के रूप में पाए जाते हैं और यहां का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद फिर रेडिएटिव जोन, जहां से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है, ये आपका गक्स ह्यूमर बताया था मैंने आपसे, गामा एक्स यूवी रेज। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन आता है, तो हाइड्रोजन सेल पैकेट के फॉर्म में पाया जाता है, जो ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं अगली लेयर के पास। फिर आता है फोटोस्फीयर, यहां इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और यहीं बनते हैं सन स्पॉट। क्या बनते हैं? सन स्पॉट। सोलर फ्लेयर से सन स्पॉट और सन स्पॉट से सोलर फ्लेयर, जिसे एक सौर चक्र कहा जाता है, जिसमें कितना समय लगता है? 22 साल का वर्ष लगता है, 22 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद फिर क्रोमोस्फीयर, सूर्य का वायुमंडल सौर ज्वालाएं, ये कहां से निकलते हैं? क्रोमोस्फीयर में देखने को मिलते हैं, जिसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये आपका पोलर लाइट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में अरोरा बोरेलिस और साउथ में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उसके बाद फिर कोरोना सबसे बाह्य लेयर है, जो कब? चंद्र ग्रहण, ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखती है, तो सबसे बाह्य लेयर। तो ये सूर्य के बारे में बनने वाले सारे फैक्ट्स यहीं खत्म हो जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो भाई सबको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका इन दोनों के मध्य कौन सी स्टेट पाई जाती है? तो एशिया ये साइबेरिया रशिया वाला पार्ट है और यहां पर पाया जाता है अलास्का वाला पार्ट। ये नॉर्थ अमेरिका और ये एशिया का भाग है, यहां पाई जाती है स्टेट का नाम है बेरिंग स्टेट। कौन सी स्टेट है भाई? बेरिंग स्टेट। कहीं लिखा है बेरिंग, हाँ सी इज करेक्ट आंसर, बेरिंग स्टेट। एक लिखा है यहां से कुक स्टेट, किसके मध्य है? कुक स्टेट नॉर्थ न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड को हमने हराया है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है, साउथ न्यूजीलैंड से अलग करती है कुक स्टेट। उसके बाद फिर डोवर स्टेट, डोवर स्टेट कहां पाई जाती है? ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इधर की तरफ पाया जाता है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य पाई जाती है। बास स्टेट किसे किसे अलग करती है, किस कौन पृथक होता है? तो यहां से तस्मानिया, बास स्टेट से तस्मानिया और तस्मानिया से इधर की तरफ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनोों के मध्य पाई जाती है कौन सी स्टेट? बास स्टेट। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? विच सिटी रेफर टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि हमको अब ये क्या है? उपनाम, ये स्टैटिक का क्वेश्चन पूछता है, तो उपनाम किसका है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का है। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई इनके क्या नाम है? तो इनके साथ साथ बाकी और भी देख लेते हैं। तो यहां देखेगा अब कुछ उपनाम लिखे गए हैं, तो यहां से बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी का नाम दिया जाता है। भागलपुर बिहार सिल्क सिटी, चेन्नई एशिया का डेट्रॉइट, कोयंबटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद मोतियों का शहर और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ये तो सभी को पता है। यहां आइएगा इंपोर्टेंट बात, जमशेदपुर को स्टील सिटी, कोल्हापुर रेसलर यानी कि पहलवानों का जो शहर कहा जाता है, कोची क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी, लखनऊ नवाबों का शहर, मदुरई मंदिरों व त्योहारों का शहर और क्या कहा जाता है इसे? पूर्वी एथेंस भी कहा जाता है, ईस्टर्न एथेंस मदुरई को। मंगलोर, मंगलोर को पूर्व का रोम, दक्षिण का यहां से पेट्रोकेमिकल राजधानी, दक्षिण भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी क्या है? ये मंगलोर है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर तथा गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। मसूरी पहाड़ों की रानी, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जो फसल उगा, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म वर्षा, गर्मी में वर्षा जो होती है यानी कि मॉनसून के बाद की फसल क्या ही कहलाएगी? रबी कहलाएगी, रबी की फसल आ जाती है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तिमोर की राजधानी है, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या हो जाती है? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली, दिल्ली हो जाती है। और इंपोर्टेंट राजधानियां देख लेते हैं, कुछ देश तथा उनकी राजधानियां, जैसे इंडोनेशिया की राजधानी चेंज होकर बन गई न्यू तारा और मुद्रा क्या है? रुपया। लास्ट टाइम भी आया था, चाइना का पूछा गया था, चाइना से क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया, इसके आसपास के क्षेत्र को देखते हैं, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, यहां पर चलती है मुद्रा वॉन। कंबोडिया की जो कैपिटल है वो नोम्पे और कंबोडियन रियल इसे कहा जाता है, इसकी जो करेंसी है। कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाटा और यहां से करेंसी रूबल। केन्या नैरोबी और सिलिंग। जाम्बिया लुसाका और क्वाच। उसके बाद जॉर्जिया ये टेबिलिसी और लोरी, जो जहां जहां से चीजें कहां रही है, न्यूज में रही है, वहीं से लिखा है मैंने सारे नाम। तजाकिस्तान दुशानबे और शोमोनी। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद और मनात। इसके बाद फिर साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल और यहां से इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है वॉन। नाइजीरिया की कैपिटल लागोस और नायरा इसकी यहां से करेंसी हो जाती है। नामीबिया की विंडहॉक एंड रैंड। फिलीपींस इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाते, मनीला। ब्रुनेई बंदर सेरी और ब्रुनेई डॉलर। भूटान की थिम्पू और गुलट्रम, इसे गुलट्रम कहा जाता है। लेबनान की बेरूत और यहां से इसकी करेंसी जाती है पाउंड। साइप्रस निकोसिया यूरो। उसके बाद सोमालिया की मेगादिस या फिर मेगादिसु भी कहा जाता है और यहां पर सिलिंग चलता है। सीरिया दशमिक और सीरियन पाउंड यहां चलता है। म्यांमार की कैपिटल इंपोर्टेंट है नेपिड्यू और यहां पर जो करेंसी है क्यात। तो ये कुछ देश और उनकी राजधानी। अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ और करेंगे, इनको छोड़ देंगे, बाकी ये तो आप यहीं से याद करेंगे। द सेकंड प्लान गिव प्रायोरिटी टू, दूसरी योजना
में किसको प्राथमिकता दी गई? 5 की 5 योजनाएं बताई, 5 का मैंने आपको प्रारूप भी बताया। प्राथमिकता किसे दी गई? पहले में कृषि को दी गई और दूसरे में किसको दी गई थी? यहां से हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो आंसर जाएगा सी इज करेक्ट। एग्रीकल्चर ये किसका था? ये फर्स्ट का था, ये फर्स्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम से अलग हो जाने का कारण? फ्रिक्शनल, घर्षण बल? अरे बिल्कुल भी नहीं है, घर्षण बल से थोड़ी होता है। सेंट्रीफ्यूगल या फिर ये आपका ये सेंट्रीफ्यूगल। ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, पृथ्वी लगाती है अपनी तरफ। श्यान बल, विस्कस फोर्स? नहीं, ये आंसर जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आंसर क्या जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज करेक्ट आंसर। अब इनसे सेंट्रीफ्यूगल दो नाम आते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल एक सेंट्रीपिटल। अपकेंद्री तथा अभिकेंद्री बल दोनों के बारे में जान लीजिएगा, दोनों से कौन कौन से आपसे क्रियाकलाप पूछे जाते हैं। केंद्र की जो ये है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, केंद्र की ओर लगता है। जब किसी चीज जब केंद्र की ओर पावर लग रही है तो वो क्या है? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब यानी कि बाहर की ओर चीजें फेंकता है, बाहर की ओर। तो यहां से देखिएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये क्या है? अभिकेंद्री बल या कि सेंट्रीपिटल। कार का मुड़ना, तो सड़क व टायरों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो किसको जनरेट करता है? वो करता है आपका सेंट्रीपिटल को। धागे से बंधे पत्थर को घुमाया जाता है, हैमर थ्रो की जाती है, तो वो क्या होता है? आपका अभिकेंद्री बल। उसके बाद नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना कैसा बल है? अभिकेंद्री बल। अब यहां से सेंट्रीफ्यूगल के बारे में जानिएगा। एक तो हो गया है दूध से मक्खन। वॉशिंग मशीन, ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत बार पूछा गया। वॉशिंग मशीन में कपड़े, कार के मुड़ने पर व्यक्ति बाहर की ओर चला जाता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है, कैसा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और झूले में, सॉरी झूले में लिखे, झूले में बैठने पर, ये झूले में बैठने पर, झूले में बैठने पर जब झूले में बैठता है कोई व्यक्ति गोल वाले में, तो उस पर जो बाहर की ओर फोर्स लगता है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे यहां से ये वाला और यहां से मार्क करेंगे ये वाला, तो यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किस कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अब यहां से एक नाम लिया, डिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, एक स्कैटरिंग। ये चार चीजें लिखिए, इन चारों के कारण फिनोमेना क्या होते हैं, घटनाएं पूछी जाती है, तो सभी को क्लियर कर लेते हैं। यहां से स्कैटरिंग के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा। कभी भी पूछ ले आपसे, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश लाल हो जाता है, तब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तारे टिमटिमाते हैं, तब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण फिनोमेना, तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है और पानी में छाया दिखाई देती है, अपना चेहरा दिखता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, सभी छाया, तो वो भी क्या है? वो परावर्तन के कारण। अपवर्तन का पूछा जाता है, यहां से पानी के गिलास में पेंसिल का ये टेढ़ा दिखाई देना, पेन को आप रख दीजिएगा किसी पानी के कांच के गिलास में, पानी से भर दीजिएगा तो वो टेढ़ा दिखाई देगा, तो वो क्या है? वो रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन हुआ है। पानी की बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, वो भी क्या है? वो भी अपवर्तन है। पानी की बाल्टी में आप सिक्का डाल दे, सिक्का ऊपर दिखाई देगा, तो वो भी क्या है? अपवर्तन है। विवर्तन, अब बात आती है यहां से डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो जो सीढ़ी कंपैक्ट जिससे पहले मूवी देखी जाती थी, वो जो इस तरह से गोल गोल आपका एक तवा बोलते थे, तवा, सीढ़ी का तवा, तो वो क्या है आपका? उस पर पड़ने वाले रंग क्या दिखाते हैं? इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं, तो वो क्या है? विवर्तन है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा कंसेप्ट शायद पहले मैं बता के आया, कल या परसों वाली क्लास में होगा, इंद्रधनुष के बारे में था। इंद्रधनुष सभी को याद रखना है, उसमें 3 प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट, यहां से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब आर फिल्ड विद, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में हमेशा अक्रिय गैस भरी जाती है जो क्रिया नहीं करती, और इनमें से आंसर जाएगा आर्गन। नाइट्रोजन, ये पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग के लिए कार्य, कौन सी पैकेजिंग के लिए ये भरी जाती है, फूड पैकेजिंग की जाती है नाइट्रोजन से। दूसरा, एक मैंने रील भी बनाई थी, नाइट्रोजन गैस के ऊपर बताया था रंगमंच के कार्य, कहां? रंगमंच के कार्यक्रम में, रंगमंच के कार्यक्रम में क्यों प्रयोग की जाती है। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये अग्निशमक के रूप में प्रयोग की, अग्निशमक, आग बुझाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, वस्तुओं को सड़ाने गलाने के लिए, वस्तुओं को सड़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन। आंसर आर्गन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। यानी कि जब आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाता है, जो अभी हाल फिलहाल दुबई में कराया गया था, जहां से जैसे वहां पर फ्लड आया था, तो उसमें क्या डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। यहां से जाएगा आपका सी इज करेक्ट, सिल्वर आयोडाइड। तीन वस्तुएं, तीन चीजें डाली जाती है, एक का नाम सिल्वर आयोडाइड लिखा है, प्लस प्लस लिखिएगा यहां से पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। और एक चीज और आती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसे कहा जाता है सॉलिड CO2 प्लस में कर लेंगे आप ड्राई आइस। क्या करेंगे, ड्राई आइस। तो इनसे मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन किया जाता है, क्लाउड सीडिंग की जाती है। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर का कारण था पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू ज्वर का कारण है, डेंगू किस कारण आता है, वायरस के कारण आता है। किस कारण आता है, वायरस के कारण आता है। अब वायरस से, आज वायरस का क्वेश्चन है, तो कल प्रोटोजोआ के बारे में बताओ। उससे पहले बैक्टीरिया, वायरस से होने वाली सारी बीमारियां देख लेते हैं। ये लीजिए वायरस से होने वाली बीमारियां। तो इसके लिए ट्रिक बनाई मैंने, आरसी हम दो ही जा पाए वहां, आरसी हम दो ही जा पाए वहां। तो पहला देखेगा, आर से रेबीज, सी से चिकन पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, एम से मिजल्स, इसे खसरा बोलते हैं, डी से डेंगू, ई फॉर इबोला, जे फॉर जीका वायरस, उसके बाद फिर यहां से पोलियो, उसके बाद फिर एड्स। ये सारी की सारी बीमारियां कैसे, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो यहां से याद रखेंगे, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, डेंगू, इबोला, जीका, पोलियो, एड्स, ये सारी वायरल डिजीज। नेक्स्ट, वर्णांता वाले आदमी का लाल रंग दिखाई देगा। अच्छा, वर्ण, जिसको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, हाँ कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस के 4 केस बनते हैं, 4 नहीं 5 केस बनते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये आप एयरफोर्स में अगर जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी डिफेंस में जाता है उसे पता ही होना चाहिए। तो वर्णांता वाले को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो लाल रंग हरा दिखाई देने लगता है। लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। इसके अलग अलग कोज होते हैं, लाल और हरे का अलग दिखना, पीले तथा नीले का अलग दिखना, और कुछ भी ना दिखना। तो आइए 3 तरह से तीनों चीजें जान लेते हैं। या अरे कहां गया, ये रहा आपका वर्णांता। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, और एक टोटल कलर ब्लाइंडनेस। यहां से रेड ग्रीन में 2 बात आती है, एक तो ड्यूटेरानोमली होता है और एक आपका प्रोटोनोमली होता है। हरे रंग का लाल दिखता है या फिर लाल का हरा दिखता है, किसमें, रेड ग्रीन कलर में। उसके बाद ब्लू येलो में नीले और हरे रंग के रंग से तथा पीले को लाल से अलग करने में। ये दिखाई तो देते हैं, लेकिन अलग कैसे करें, लाल पीला अलग कैसे करेंगे, ये डिफरेंस आता है। ये भी 2 तरह का, एक टिट्रेनोमली होता है, एक टिट्रेनोपिया होता है। नीले व पीले को नहीं पहचान पाते, ये नीला है या पीला है, 2 तरह से। एक में तो अलग नहीं कर पाते, एक इनको जान नहीं पाते हैं। फिर आता है आपका टोटल कलर ब्लाइंडनेस। तो यहां से ये, इसे कहा जाता है मोनोक्रोमेसी। क्या कहा जाता है, मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी में केवल काला, सफेद और एक धूसर यानी कि ग्रे कलर, ये 3 कलर ही दिखाई देते, बाकी कलर ही नहीं दिखाई देते हैं। तो ये पूरा वर्णांधता वाला चैप्टर खत्म हो जाता है यहां से। नेक्स्ट, विच कमांड्स इज नॉट यूज्ड टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहां से किसका, हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट तो एक जावा प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम को थोड़ा सा हाइपर करने का, हाइपर यानी कि आपका उसकी इफिशियंसी बढ़ाने का कार्य किया जाता है। टर्न ऑफ, लॉग ऑफ, शट डाउन, ये सारी कमांड दी जाती है। तो आंसर जाएगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा असेंबली मशीन को, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज से आपका मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए पूछा है, तो इसके लिए यूज किया जाता है असेंबलर। कौन सा, असेंबलर, डी जाएगा आंसर। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आगे बढ़ा देता है, किसमें, सॉरी किसमें बदल देता है, इसको कंपाइल करता है और बदल देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। उसके बाद फिर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो एक प्रकार का रूल्स रेगुलेशन मेथड बनाए जाते हैं। इंटरप्रेटर ये क्या करता है, सिर्फ रीड करता है। क्या करता है, इंटरप्रेटर रीड करता है। तो आंसर डी। नेक्स्ट, इसके बाद भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहां है, ऑप्शन 1 गायब है। तो चलिए ऑप्शन यहीं से मिल गया, आंसर जाएगा श्री हरिकोटा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, आपका पहला कौन सा था, ये थुम्बा, यहां लिखेंगे थुम्बा, टुम्बा या फिर थुम्बा लिखा जाए, थुम्बा। भारत में अगर देखा जाए 19 यहां ये हटाएंगे, ये लिखेंगे थुम्बा। 1963 में थुम्बा बनाया गया था तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम में। लेकिन ये क्या कर दिया, ये अब इसको इसको यूज नहीं किया जाता, केवल और केवल श्रीहरिकोटा को यूज किया जाता है, जो कि 1971 में जिसकी स्थापना हुई थी, 1971 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। ये आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, सी इज करेक्ट है। और सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हमेशा कहां रखे जाते हैं, भारत में मैक्सिमम यहां समुद्र के पास वाले क्षेत्र में भी इसमें ईस्टर्न घाट में रखे जाते हैं, ताकि यहां से अगर कोई भी, अब यहां नीचे वाला क्षेत्र है तो कैसे अपने राइट में, ये कहां से नॉर्थ हेमिस्फीयर है तो अपने राइट में टिल्ट हो जाती है हमारे, तो ये भी राइट में घूमता है, तो अगर घूम गया यहां से कोई भी सैटेलाइट, कोई दिक्कत आती है तो वो कहां गिरेगा, इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा, इसलिए आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कब आया था, 1983 का क्या खेला था, यहां से वर्ल्ड कप खेला था और नाम था कपिल देव, नाम क्या था, कपिल देव ने खेला था, तो उन्होंने लिखी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ए इज करेक्ट, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ये बुक्स के लिए नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत सारे ऑथर और उनकी किताबें जो नहीं आई है वो भी, और कुछ आपकी बायोग्राफीज भी लेके आएंगे। नेक्स्ट, वैष्णो देवी मंदिर कहां स्थित है, तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का एक और मंदिर लिखेगा यहां से, मार्तंड सूर्य, ये अनंतनाग में पाया जाता है। लद्दाख ऑप्शन में, तो लद्दाख का सबसे फेमस मंदिर है आपका शेरजंग मंदिर। उसके ओडिशा में सूर्य मंदिर, कोणार्क में स्थित, कोणार्क का सूर्य मंदिर बोला, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर। उत्तराखंड में सबसे टॉप पे पाया जाता है तुंगनाथ मंदिर। उसके बाद यहां कैंची धाम भी पाया जाता है, यहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे धाम कहां, उत्तराखंड में। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन, तो नायाब सिंह सैनी बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहां के, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम है। एन बीरेन सिंह ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कहां से इस्तीफा दिया, कहां से दिया, ये मणिपुर के थे, मणिपुर के। हाल फिलहाल में तो वहां पर क्या है प्रेजेंट में, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वो आपका मणिपुर में। इसके बाद फिर हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन का संबंध कहां से हो जाता है, हेमंत सोरेन हो जाते हैं झारखंड से। कहां से, हेमंत सोरेन झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर यहां से नवीन पटनायक देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाएंगे यहां से देवेंद्र फडणवीस। ये आपका जोरम थांगा तो पहले थे, लेकिन प्रेजेंट में ये वहां के क्या है, यहां इनकी जगह पर जगह ले ली लाल दुहोमा ने, लाल दुहोमा मिजोरम, ये कहां, मिजोरम, लालधोमा। उसके प्रमोद सावंत का संबंध कहां से, प्रमोद सावंत का संबंध गोवा से। नवीन पटनायक का संबंध कहां से, उड़ीसा के सीएम हो जाते हैं। तो ये इस तरह से 8 क्वेश्चन यहां पर याद हो गए आपको। अगला क्वेश्चन, डांडिया इज फेमस डांस ऑफ विच प्लेस, डांडिया कहां का फेमस, ये आपका फेमस डांस है। तो एक आपने यहां का देख लिया था, जहां का गरबा है, जहां से गरबा, कौन सा डांस भाई, गरबा। गरबा भी कहां का है, गुजरात का है, और डांडिया भी कहां का है, गुजरात का। अब ऑप्शन में असम है, असम से बिहू, बगरुम्बा, उसके बाद फिर भोरताल और ओजपाली। इसके बाद फिर झारखंड में पाइका, फगुआ, फिरकल, छऊ और झुमेर। अब महाराष्ट्र में पहले आपने देख लिया था, कल बताया था मैंने आपसे तमाशा। आज यहां पर लेजिम, दहीकला और धनगरी, इन 3 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, तो एक करंट का क्वेश्चन है, पहली बार कौन सी सिटी, यानी कि सऊदी अरब में जो रियाद है, यहां पर मनाया जाए, यहां पर ये शुरू किया जाएगा। आज के लिए जो करंट अफेयर रखा है वो रखा है मैंने पर्यावरण से, यानी कि इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट की करंट अफेयर देखिएगा यहां से। इन्वायरमेंट, 57वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व नया ऐड किया गया है, और जिसको जो 8वां है मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा हो जाता है, ये आपका रतापानी हो जाता है। नाम क्या है इसका, रतापानी। उसके बाद फिर फर्स्ट 2 रामसर साइट नहीं, रामसर सिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन सी, इंदौर और उदयपुर को नई रामसर सिटी बनाया गया है। तो ये पर्यावरण की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जितनी भी है इनको आप पढ़ लेंगे। और रॉबिन सर आ चुके हैं, हाँ जी। ध्यान रख भाई अपना, हौली यारी रगड़ेगे भी हम तो जो है। जय हिंद बच्चों, चलो भाई। तो ये तो सर ने करा दिया आज खतरनाक लेवल। आज क्या भाई, ये तो डेली खतरनाक होते जा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है दिन प्रतिदिन गुरुजी की प्रोग्रेस देख के कि सर की सुपारी दे दूं हैं। चलो आ जाओ भाई, रागा में रीजनिंग पा जाओ पहले।
ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले देखेंगे कोई मल्टीप्लाई वाली सीरीज तो नहीं। 24 दूनी 48, 8 कम 40 दूनी 80, मल्टीप्लाई की तो है नहीं, डिफरेंस निकाल लो। अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आया 16, 24, 40, ये 3 आ गया, इसका पता नहीं आगे। अब अगर मैं देखूं 16 से 24 कितना आगे है, 16 से 24 देखो 8 आगे है, 8 और ये है 16 आगे, यानी कि यहां कितना आगे है +8, और ये कितना आगे है, ये है 16 आगे, 16। अब देखो कितना आगे होगा, या तो होगा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, या होगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। समझो इस बात को ध्यान से समझो। या तो होगा 8 16, तो ये या तो 24 होगा 8 ज्यादा, या फिर 16 दूनी 32 होगा, कोई एक केस बन सकता है। अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूं तो यहां 8 जुड़ा 16 जुड़ा 24 जुड़ेगा तो 40, यहां 24 जुड़ेगा 16 में 24 जुड़ेगा, तो आइए बताइए 16 में 24 जुड़ेगा तो कितना आएगा, यहां 40, 40 प्लस होगा, लेकिन 40 प्लस तो पहले ही हो गया था, तो ये तो मजे से की बात नहीं हुई। तो 32 जोड़ो एक बार, अगर आप इसमें 32 जोड़ो 16 और 32, तो 16 में अगर मैं 32 जोड़ दूं, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़, देखो 16 में 8 जुड़ा 24, 24 में 16 जुड़ा 40, 40 में 24 जोड़ो पहले, 40 में 24 जोड़ो 64, अगर मैं 64 इसमें ऐड करूं 168, 168 और 168 देखो ऑप्शन में है भी, 168 ऑप्शन में है भी। तो अगर मैं यहां 168 लू, मान लिया मैंने 168 है, अब अगर 8 जुड़ा फिर 16 फिर 24, तो यहां आना चाहिए कितना 32, 32। अच्छा जी 40 प्लस 24 कितना हो गया था 68, अब 68 प्लस 32 कितना हो जाएगा 100, 168 में 100 जोड़ू 300, 268 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, तो 24 जुड़ के आंसर नहीं आया। अगर 24 जुड़ के आंसर नहीं आया तो फिर आप यहां पे क्या लॉजिक बनाओ, यहां पे आप चलो इसको अब अलग से लिख लेता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बेहतरीन आ गया पहले ही। 24, 40, 64, 104 क्वेश्चन मार्क 312, 16 और ये हो गया 24, 40, ये पता नहीं। ठीक है, अब ये दो रूल बनेंगे, या तो बनेगा +8 +16, या तो बनेगा ये और +24 और +32, 8 8 बढ़ के आ तो ये बनेगा, या फिर ये क्या बनेगा, या फिर ये बनेगा 8, क्योंकि आंत का था तो 8 दूनी 16, फिर 16 का था 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना आना चाहिए 32, और 32 दूनी कितना आना चाहिए 64, या फिर ये बनेगा। अगर मैं ये वाला लू तो 16 में 8 जुड़ा 24, 24 में 16 जुड़ा 40, 40 में 24 जुड़ेगा तो कितना 64, 64 104 में जुड़ा 168, 168 ऑप्शन में है भी, लेकिन अगर यहां 40 में 24 जोड़ा 68, 68 में 32 जोड़ा 70, अब 70 अगर है तो फिर यहां पे सॉरी 68 में 32 जोड़ा 100, अब 168 और 100 268 आना चाहिए, तो इसलिए 168 नहीं दे सकते, तो नीचे वाली सीरीज काम करेगी। पहले 16 में 8 जुड़ा 24, फिर 8 का 2 गुना जुड़ा 40, फिर 16 का 2 गुना 32 जोड़ेंगे, 40 और 32 कितना हुआ 40 और 32 72, तो 72 ऐड होगा 72, तो 104 में 72 जोड़ा तो 176। अब आगे देखो कितना जुड़ेगा, अब आगे 32 दूनी 64 जुड़ेगा, तो 72 प्लस 64 कितना हो गया 70, 130 136 हो गया। अब 136 जोड़ोगे तो देखो आंसर 312 ही आएगा। तो ये वाली सीरीज नहीं लगेगी, प्लस वाली गुणा वाली लगेगी। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन इसलिए था क्योंकि ऑप्शन दोनों दिए, ये भी 168 में आंसर लगा देता, लेकिन अगले वाला वेरीफाई नहीं हो पाएगा। 8 लड़के B1 B2 से लेकर B8 तक है, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठे। B6 B1 के दाएं पांचवा है, B6 B1 के दाएं पांचवा है, B1 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा हुआ B6 हो गया। B4 B5 के दाएं से पांचवा है, वो कहता है जो B4 है वो B5 के राइट से पांचवा है। अब B4 इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि B4 B5 का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। B5 B1 का निकट दाएं है, तो B5 जो है B1 के निकट दाएं है, तो B5 यहां हो गया क्योंकि B1 के निकट दाएं। अब ऊपर पढ़ो, B4 B5 के राइट पांचवा है, तो B5 के राइट पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हो गया B4 हो गया, इसको हटा दो। अब आगे देखो B8 B4 के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है, B8 B4 के लेफ्ट से तीसरे पर, पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया B8 हो गया। B2 B7 के राइट तीसरा है, B2 B7 के, अब B2 B7 तो अभी यहां आए ही नहीं, तो इसको अभी छोड़ना पड़ेगा। B7 B1 का पड़ोसी नहीं है, अब उसने कहा B7 B1 का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है B1 के बगल में भी कोई बैठा है, तो एक को यहां भी बैठाना पड़ेगा B1 के बगल में, और B7 जो है यहां तो है नहीं,
अब वापिस चलो, B2 B7 के राइट में तीसरा है, B2 जो है B7 के राइट में तीसरा है। अब एक बात बताओ, 2 4 6 8 बंदे तो हो गए ये। अब अगर मैं इसको B2 को बैठाऊं कि B2 जो है B7 के राइट में तीसरा है, अब अगर मैं B7 को यहां बैठाऊं तो B7 के राइट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा खाली नहीं है, तो ये हटाना पड़ेगा फिर B2। तो B7 को यहां तो मैं बैठा नहीं सकता, क्योंकि B7 को यहां बैठाया तो B2 को कहां बैठाऊं, जगह ही खाली नहीं, तो B7 को यहां बैठा लो। अगर B7 को यहां बैठाओगे तो B2 राइट में तीसरा हो गया, राइट में पहला दूसरा तीसरा B2 आ गया यहां। अब सारे आ गए, बचा कौन, B1 B2 B3 बच गया, B3 को बैठा दो यहां, आ गए सारे। वो कहता है B1 के निकट लेफ्ट में कौन है, B1 के निकट बाएं कौन है, B1 के निकट बाएं कौन है, निकट बाएं लेफ्ट में। अच्छा, B1 का लेफ्ट तो भाई अभी खाली है इधर, B1 का लेफ्ट तो इधर खाली है, निकट बाएं तो कोई नहीं। एक बार वापस चलो, एक बार चेक कर लो, B6 B1 के राइट में पांचवा है, तो B1 के राइट में पांचवा, 1 2 3 4 5 B6 हो गया। B4 B5 के राइट से पांचवा है, इसको छोड़ो अभी। B5 B1 का निकट दाएं है, B5 B1 के निकट दाएं है, तो B5 भी बैठा दिया। अब ऊपर चलो, B4 B5 के राइट से पांचवा है, B4 B5 के राइट से पांचवा है, B5 के राइट से पांचवा, तो B5 के राइट से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये भी हो गया B4। अब उसके आगे उसने क्या कहा है, ये हो गया B8 B4 के लेफ्ट में तीसरा है, B8, तो B8 B4 के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है, तो B4 के लेफ्ट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया B8, ये भी ठीक है। चलो, B2 B7 के राइट से तीसरे स्थान पर है, B2 B7 के राइट से तीसरे स्थान पर है, और B7 B1 का पड़ोसी है नहीं। अब देखो, B7 को मैं यहां तो बैठा नहीं सकता, यहां तो बैठा नहीं सकता, क्योंकि B7 B1 का पड़ोसी तो है नहीं, ना यहां होगा ना यहां, तो मुझे B7 को यहीं बैठाना पड़ेगा। अब अगर B7 को यहां बैठाना पड़ेगा तो उसने साथ में एक भी कहा है कि B2 B7 के राइट से तीसरा है, तो जो B2 है B7 को अगर यहां बैठा है तो राइट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब बचे हुए स्थान पे 2 4 6 टोटल 8 हो गए। अब वो कहता है हु इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1, B1 के लेफ्ट में, तो B1 के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है भाई। B इज फिफ्थ द राइट ऑफ B1, ठीक है। B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5, ठीक है, B5 के राइट में 1 2, हाँ B4 इज ठीक है। B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B1, ठीक है। B8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4, B8 जो है B8 इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4, तो B4 के लेफ्ट में तीसरा है, ठीक है। B2 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B7, तो B2 जो है B2 इज द थर्ड टू द राइट ऑफ B7, B7 के थर्ड राइट में पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। B7 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B1, B7 इज द अरे भाई ये देखो, ये गड़बड़ कर दी हमने, देखो ये चीजें इसलिए पकड़ में नहीं आती, आपके पकड़ में आ गई होगी सबकी। B7 B1 का पड़ोसी है, अगर B7 B1 का पड़ोसी है तो B7 होगा यहां, ठीक है। यानी कि अब हमें देखो क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसमें है ना वापिस इनको एक बार दिखाना पड़ेगा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं वापिस में, तो शुरू से ही बता देता हूं। B6 B1 के राइट में पांचवा है, तो B1 के 1 2 3 4 5 B6 ये हो गया। B4 B5 के राइट में पांचवा है, B5 B1 के निकट दाएं है, तो B1 के निकट दाएं है B5, और B4 जो है B5 के राइट पांचवा है, तो राइट में पांचवा B4 1 2 3 4 5 ये हो गया B4, ये हो गया। B5 B1 के ये हो गया। B8 B4 के बाई से तीसरा है, तो B8 B4 के बाई से पहला दूसरा तीसरा ये हो गया B8। B2 B7 के दाएं से तीसरा, इसको छोड़ो, B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, तो एक ही तरफ बचा है, B7 को इधर लेना पड़ेगा, हो गया B7। और B2 B7 के राइट से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा यहां हो गया आपका B2। देखो कितना आसान था, बस कभी कभी फंस जाते हैं, 1 2 और 3 हो गए। हाँ बताओ, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। B1 का निकट बाई कौन है, B7। ये देखो, ये चीज नहीं बस पकड़ पाए, ये नहीं पड़ता रहा कि B7 B1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि है था। कोई नहीं, थोड़ा फास्ट करेंगे। अब 5 मित्र है, एलेक्स बेन क्रिस डेविड एम्मा वर्तकार मेज पर बैठे, 5 है, और केंद्र के सम्मुख बैठे, केंद्र की तरफ को चेहरा करके बैठे पांचों, तो ये ले लिए 5, ठीक है। वो कहता है एलेक्स बेन के निकट दाईं ओर बैठा, एलेक्स बेन के, तो देखो बेन हुआ ये, और बेन के निकट राइट ओर बैठा है एलेक्स, ठीक है। एलेक्स क्रिस या डेविड के आसन नहीं बैठा है, यहां पे ना तो क्रिस है ना डेविड है, क्योंकि एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा,
तो ना तो क्रिस है ना डेविड, तो यहां कौन बचा? एलेक्स हो गया, बेन हो गया, क्रिस डेविड नहीं, तो यहां कौन होगा? यहां एम्मा होगा। कौन होगा? एम्मा। ये था एलेक्स, हो गया। अच्छा, डेविड एम्मा के निकट दाई ओर है, एम्मा के दाई ओर है डेविड, तो डेविड हुआ यहां, ये डेविड हो गया, तो बच्चा कौन? बच्चा क्रिस, ये हो गया क्रिस। आ गए सारे। क्रिस के निकट राइट कौन बताया? तो क्रिस के राइट कौन है? बी, और बी से कौन था? बेन। 7 कर्मचारी टीयूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाने पर पहुंचते हैं। वाई टी से ठीक पहले पहुंचता, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है। तो कर्मचारी कितने थे? 7 थे। तो आगे पीछे पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ले लिए 7। वो कहता है वाई टी से ठीक पहले पहुंचता, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता। इस लाइन को अभी स्किप कर दो, क्योंकि इसमें अच्छे से जानकारी नहीं मिली। वी सबसे अंत में पहुंचता है, तो वी तो सबसे एंड में पहुंचा। लो, एक्स टी के तुरंत बाद पहुंचता है, एक्स जो है टी के तुरंत बाद, टी टी के तुरंत बाद एक्स पहुंचता है। चलो, और इसके बाद जेड पहुंचता है, टी के तुरंत बाद एक्स, और इसके बाद जेड पहुंचता है। लो जी, डब्ल्यू टी से पहले पहुंचता है, डब्ल्यू जो है टी से पहले पहुंचता है। हो गया। अब पहली लाइन पे आ जाओ, वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है। वाई जो है वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है, तो वाई टी से ठीक पहले है, तो वाई टी के जस्ट ऊपर आएगा, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता। लेकिन जो वाई है वो डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं पहुंचता। अब इसका मतलब ये है कि वाई जो है टी से तो ठीक पहले पहुंचता है, टी के तो जस्ट ऊपर आएगा, लेकिन डब्ल्यू के ठीक पहले नहीं पहुंचता। इसका मतलब है डब्ल्यू और वाई के बीच में कोई एक बंदा और है, डब्ल्यू और वाई के बीच में कोई और एक है, बस ये समझनी है बात। ये वी था। अब एक बात बताओ, कितने बंदे हुए? 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7वां तो ऊपर से बैठा दो, डब्ल्यू खाली, वाई टी एक्स जेड। अब यहां जो है वो बचा हुआ हो जाएगा। कौन बच गया? टी यू, यू बच गया, यू, तो ये हो गया यू, बस हो गया। तो कहता है दूसरा कर्मचारी कौन है कारखाने पहुंचने वाला जिसका उसने जिक्र नहीं किया? तो यू ही है। ठीक है, चलो ये देखो, उन्हें कहा है कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई भी बिल्ली कैट और जो है मंकी कोई रिलेशन नहीं है, और कोई बंदर गाय नहीं है, और कोई मंकी जो है गाय भी नहीं है, सारे अलग अलग हो गए। वो कहता है कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली, ये काऊ, ये कैट। अब ध्यान से देखो, उन्हें कहा बिल्ली गाय नहीं है। अब एक बात सुनो, पहले उसने कहा था बिल्ली बंदर नहीं है, तो बिल्ली बंदर के बीच में तो नो रिलेशन है, बिल्ली और बंदर के बीच में नो रिलेशन, ठीक है। लेकिन उसने बिल्ली और काऊ का तो कहीं नहीं दिया, क्योंकि पहले उसने बिल्ली बंदर का दिया, फिर बंदर और गाय का दिया। अगर पहले बिल्ली बंदर दिया, फिर बंदर और काऊ दिया, तो कैट और काऊ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। अब जिसके बारे में कुछ पता नहीं कहेंगे पता नहीं, पता नहीं मतलब गलत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर कैट और काऊ का रिलेशन नहीं है, इसको सही कह देते हैं। नहीं, सही नहीं है। कैट और काऊ के बारे में तो हमें पता ही नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया कैट और काऊ का ऊपर, तो ये हमें पता नहीं, पता नहीं का मतलब होता है गलत। और कुछ गाय बंदर है। अब देखो, गाय बंदर नहीं है, साफ साफ कहा था, तो ये आपका क्या है, गलत है। ये भी क्यों? क्योंकि बंदर तो गाय है ही नहीं, तो ये भी गलत है, तो दोनों गलत है। ठीक है, मैंने जो बैच कराया था वर्दी बैच, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है 150 भी। ये देखो, बी को 3 का, 2 को 3 का, एच को 9, 8 को 9 का, तो एक एक बढ़ा दो, 20 4 9 16 16 13, एक एक बढ़ा के लिख दिया। 16 दूनी 32, 32 10 42 3 45, 45 49 50 58 68 78 78। 20 को लिखा है 400। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, ये 480 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 20 चौक कर दिया, 20 चौक, तो 25 का स्क्वायर कर दो और प्लस 25 चौक कर दो, तो 25 का स्क्वायर 625 और 25 चौक 100, 725। सेम पैटर्न लगा दिया। प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है, तो बावर्ची देखो, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला के अंदर है, प्रयोगशाला के अंदर अभी छेड़छाड़ काम नहीं बताया। सीपीए का प्रयोगशाला जो प्रयोग करता है वो प्रयोगशाला में है, अब प्रयोग बाद में करेगा, पहले प्रयोगशाला में घुसेगा। तो बावर्ची कहां होगा? खाना पकाना नहीं, खाना व्यंजन नहीं, रसोई घर। तो पहले बावर्ची रसोई घर में जाएगा, आगे के काम जब करेगा। प्रयोगकर्ता पहले प्रयोगशाला में जाएगा, आगे के सारे काम बाद में। बावर्ची पहले रसोई घर, आगे के बाद में। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने पुरुष से कहा, तो कौन कहती है महिला? किसको कहती है? पुरुष को। तो क्या कहती है पुरुष को? कि वो तुम्हारे भाई, यानी तुम्हारे भाई या
तुम्हारे भाई के दादा, वह आदमी तुम्हारे भाई का दादा यानी तुम्हारा दादा कह लो। वो तुम्हारे उसने पुरुष को कहा, पुरुष को क्या बोली, पुरुष को कहा तुम्हारे भाई के दादा। अरे भाई पुरुष के भाई का दादा हो या उसका दादा एक ही बात है, वो तुम्हारे दादा कह लो इसको, वो तुम्हारे दादा के एकमात्र पुत्र। दादा का एकमात्र पुत्र पिता हुआ, क्योंकि दादा का इकलौता ही पुत्र है तो वो हमारा पिता हुआ। और वो पिताजी की पत्नी मां हुई तो क्या हुई, मां। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तस्वीर में दिख रही महिला का, तस्वीर की ओर इशारा करके बताया जा रहा था ना, तो तस्वीर में दिख रही महिला पुरुष की क्या लगती है, मदर। ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है। देखो इस वाले में कितने होंगे, इस वाले में देखो 8 इसमें 8 इसमें और 2 बने इनके ज्वाइंट से, 8 8 16 और 2 18, 18 तो ये हो गए। 18 के बाद देखो 19 और ये मिला के 20, 21 और ये मिला के 22, 23 24 ये मिला के 25, 26 27 बड़ा मिला के 28। अब 28 के बाद एक चीज और रह गया, ये 29 और ये 30। ध्यान से काउंट करना, काउंट करने का खेल है पूरा। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने एक अलग रैंक प्राप्त की। अमन की रैंक ऊपर से 11, अमन ऊपर से 11 और निखिल की रैंक नीचे से 13, निखिल नीचे से 13 और उनके बीच में 3 छात्र और है, बीच में 3 और है। यदि छात्रों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, देखो छात्रों की कुल संख्या देखो कितनी गई, 11 और 13 कितना गया, 13 1 14 10 24 और 3 27 गई। छात्रों की संख्या विषम, हाँ जी विषम है, और 3 से विभाज्य, हाँ जी 3 से विभाज्य भी है, तो यही है 27 ही। देखो 22 में देखो 3 ब्लैक ट्रायंगल, फिर अगले में चले गए, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में, अब इसमें आएंगे 3 ब्लैक, इसमें ये गलत ये गलत, इनमें से हो सकता है सिंगल। ये देखो सिंगल, फिर पिछले में, फिर उसके पिछले में, फिर उसके पिछले में यही मिल गया, अब उसके पिछले में यहां, अब यहां आएगा सिंगल, तो सिंगल यहां आएगा, ये गलत आंसर। ये देखो इसमें ध्यान से देखना, आप अपने सारे तीर लगा लो, तिगड़म लगा लो, ए और ई सेम है, ए और ई सेम टू सेम है, तो पहली प्रायोरिटी बी की तरह देख लो, कोई दिख रहा है क्या बी की तरह, हाँ। दूसरा मेरी तरफ 2 बार आपकी तरफ, 2 बार मेरी तरफ, अब आपकी तरफ आएगा, तब भी देखो यही जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी हिसाब लगा सकते हो, तब भी वही जाएगा। ये देखो अब इसमें मैं देखू ये चला गया यहां सेकंड पे, तो ये वाला भी यहां जाएगा, तो यहां स्टार मिलना चाहिए, तो स्टार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देखो ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया, तो यहां इसी टाइप का आना चाहिए, ये इसी टाइप का, तो इसी टाइप का इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो आंसर 2। ये देखो अब इसमें अगर आप देखते हो तो कौन कौन सी चीजें पकड़ सकते हो, चलो ये चला गया सामने, ठीक है। अब अगर मैं यहां भी ये सामने लू तो यहां क्या जाना चाहिए, चांद, चांद एक में है तो आंसर ये दे देंगे, लेकिन मैंने कहा एक के भरोसे कभी भी आंसर मत देना, सिंगल के भरोसे कभी भी आंसर मत देना, मैंने आपको पहले ही कहा था। कुछ और भी चेक करो, डॉलर गया ऊपर तो यहां वाला भी ऊपर जाएगा, तो एन होगा यहां, तो यहां चांद यहां एन। अब देखो आप ही बताओ, अगर जो है ये ऊपर वाला यहां था तो यहां चांद यहां एन, अब चांद और एन तो मैच हो गए, चलो 2 तो मैच हो गए, ठीक है। अब एक और देख लो, बाकी भी देखो, क्योंकि सिंगल मैच कर रहा है तो पूरे को ही चेक करो फिर। अब इसमें और देखो ये वाला एन चला गया ऊपर, तो यहां वाला चला जाएगा ऊपर, तो ये हैज यहां आएगा, क्या हैज है, हाँ जी हैज भी है, तो ए हर तरीके से मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ए से बी में एक सिंबल नया है और डी से ई में भी एक सिंबल नया है, ये चाबी। अब इसमें तो कोई नया है ही नहीं, सारे पीछे के रिपीटेड है, सारे पीछे के ही रिपीटेड है, ठीक है, सारे पीछे के ही है, या कोई आ गया, या कोई नया आ गया, हाँ ये नया है, ये नया है, ठीक है, ये वाला नया है, तो चांस फिर किसके है आंसर जाने के, आपके इसी के आंसर जाने के चांस है, तो आंसर 1 जाएगा, क्योंकि हमने तो सारा चेक कर लिया ना। चलो एक तरीका तो ये हुआ, एक वाले पे डाउट होता है वैसे ज्यादातर। दूसरा तरीका देख लो, ए से बी में नया सिंबल कहां आया, यहां आया, और बी से डी में नया सिंबल कहां आया, चेक करो, बी से डी में यहां आया, इसका मतलब एक बार नया यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर आगे जाता है, ये हुआ। अब इसमें नया यहां आया, अब इसमें नया यहां आएगा, तो क्या हैज नया है, हाँ पीछे रिपीट नहीं है। क्या बी नया है, हाँ रिपीट नहीं है, बी नया, हाँ रिपीट नहीं है, एरो नया, हाँ रिपीट नहीं है, तो सारे नहीं है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हैज तो फाइनल हो गया इतने से। अब इसके अलावा बाकी चीजें आपको ऐसी चेक करनी पड़ेगी जैसे आपने की, जैसे आपने देखा कि भाई जो डॉलर है ये पीछे की साइड ऊपर चला गया, तो ये वाला भी ऊपर गया होगा आगे, तो यहां एन होगा, ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा। ये जो है एन ये ऊपर चला गया अगले में, तो ये वाला भी ऊपर जाएगा, हाँ हैज है, तो इस तरीके से आंसर लगाओगे 1 ही जाएगा। आ जाओ
9 सेंटीमीटर रेडियस, 15 सेंटीमीटर हाइट, एक शंकु है कोन, पिघलाया गया, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का सिलेंडर बनाया, बेलन का व्यास बताओ। रेडियस नहीं पूछी, डायमीटर पूछा है। देखो दोनों को जिनको पिघलाया है और जो बनाया उनका वॉल्यूम इक्वल होता है, पिघलाए गए का बनाए गए का वॉल्यूम इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बनाया क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बनाया सिलेंडर। पाई से तो पाई कट गया, 1/3। रेडियस कितनी थी कोन की, 9 गुना 9, और हाइट कितनी थी 15। इसकी रेडियस पता नहीं, हाइट इसकी पता है कितनी, 45। तो 9 से कितनी बार कटा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। 3 से कटा 3, रेडियस आई 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर होगा 6। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे इसका आंसर 3 लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है रेडियस पूछा होगा, लेकिन पूछता वो कुछ और है, डायमीटर। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में 240, यदि वे अपनी सामान्य गति से आधी गति कर दे, यानी जो उसकी स्पीड है उसकी आधी स्पीड से जाए। पहले तो देखो उसकी स्पीड कितनी थी, 5 घंटे में इतना गया, तो स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। 240 गया 5 घंटे में, तो 5 चौक 48 स्पीड आई। यदि वे अपनी सामान्य गति की आधी गति से जाए, आधी गति से जाए तो कितनी, 24 से जाए। ठीक है, तो उस दूरी को तय करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, ये बताओ। 24 की स्पीड से जाएंगे तो दूरी कितनी है, दूरी 240, 24 की स्पीड से कितना टाइम लगा, 10 घंटे। अब वो ये नहीं पूछता कितने घंटे लगते हैं, वो कहता है कि कितना समय ज्यादा लगता है। पहले लगता था 5 घंटे, अब लगता है 10 घंटे, तो 5 घंटे ज्यादा लगता है। एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है भाई, 5 घंटे में 240 किलोमीटर गया, वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से चलता है, उसी दूरी को तय करता है। अरे एक बात बताओ, 240 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे, अगर स्पीड आधी कर देगा, स्पीड आधी कर देगा, तो अब कितने घंटे लगेंगे, 10। भाई 240 ही अब गया, 240 बाद में गया, अभी लगे 5 घंटे, आधी स्पीड करेगा 10 घंटे लगेंगे, तो कितना ज्यादा लगेगा, 5 घंटे ज्यादा। इसमें भी बच्चे भर भर के आंसर 10 लगाते हैं, होता है ये। क्या पूछा है वो ध्यान दो। देखो, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन यानी 24 पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में अंतर बताओ। 180 में 40 खरीदी और यहां 180 में 24 खरीदे, तो अभी बताओ 0 से 0 गई, 4 चौक 16, 4.5 रुपए। और ये देखो 12 से काट लो, 12 से 2 और 12 से 15, 7.5 रुपए। तो जो पेंसिल है वो कितने की आई, 4.5 की, और जो पेन है 7.5 का। कितने का अंतर हो गया, 3 रुपए का। बोर्ड मास लगाओ। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, इसको करो। अब इसमें भी पहले ऑफ, तो पहले ऑफ होगा तो पहले 2 गुना 96 होगी, फिर डिवाइड 24 से, डिवाइड 24 से 4, तो कितना आया, 4 दूनी 8, पूरा कार्यक्रम 8 आया। अब अगला ब्रैकेट सोल्व करो, 4 का 36, लिखने की जरूरत नहीं, ओरली कर लोगे आप इसको, 8। अब इनकी भी पहले गुणा होगी, 4 गुना 36, क्योंकि पहले ऑप सोल होता है, का सोल होता है, ऑप सोल होता है, फिर डिवाइड 8, 4 दूनी और 2 से कटा 18, इतने का 18 आ गया। और 41 गुना 18, बस 18 कम 18, 72, 73, 738। सीधा बोर्ड मास था, थोड़ा ध्यान से करना। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा, 100 रुपए सॉरी, और मत पर 180 रुपए खर्च किए। 2320 का खरीदा, 2320, 180 खर्च किए, ये पूरा उसका कोस्टिंग आ गया, पूरा कोस्टिंग आ गया, इतना कोस्ट उसका यहां पे चला गया, तो कितना, 2500। अब उसने इसको कितने में बेचा, 2400 में बेचा, कितने में, 2400। लॉस कितना हुआ, 100 का, तो लॉस हो गया 100 का कितने पर, 2500 पर, गुणा 100, तो ये कट गया, 25 चौक 4% का लॉस हो गया। यदि एक आयत की लंबाई 14.28%, इसको 1/7 भी लिख सकते हैं, पढ़ाया था परसेंटेज में, वृद्धि कर दी जाए, अगर इतनी बढ़ा दी जाए तो एरिया पर क्या, एरिया की चौड़ाई कितनी कम करे, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितना कम करे, ये बताओ भाई। उसकी जो आयत की लंबाई है, 2 चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो है और मिलके बनता है एरिया। लंबाई जो है इतनी बढ़ा दी, 7 से कर दी 8, कर दी। अब वो कहता है एरिया सेम ही रहना चाहिए। अब अगर एरिया सेम ही रहना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये ब्रैकेट 8 लेनी पड़ेगी और ये 7 लेनी पड़ेगी, तभी तो पॉसिबल है। कारण क्योंकि यहां लंबाई 7 है, यहां 8 है,
एरिया को सेम रखना चाहता है तो उल्टा रेशो ले लो। क्यों? क्योंकि एरिया हो जाएगा 56 56, हो गया ना एरिया सेम। अब ये तो ब्रेथ को कितना कम किया? 1 कम किया 8 पर, 12.5%। 1/8 तो 12.5% कम करेगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, वो कहता है कि भाई उसकी जो लंबाई है इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई को कितना घटाए, एरिया सेम रहे। लेट माना जो एरिया है वो 7 है। मैंने 7 ही क्यों माना? क्योंकि देखो 1/7 चल रहा है ना फ्रैक्शन, तो नीचे का मैंने एरिया मान लिया। माना एरिया 7 है। अब लेंथ जो बढ़ाई, लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? 1/7 बढ़ेगी। अब लेंथ 1/7 बढ़ेगी तो एरिया कितना हो गया? 8। भाई 7 था, 1/7 लंबाई बढ़ी, 7 का 1/7 1 बढ़ी तो एरिया 8 हो जाएगा। लेकिन उसको एरिया जो है 8 ही चाहिए। अगर उसको एरिया 8 ही चाहिए, सॉरी वही चाहिए पुराने वाला, उसको एरिया 7 चाहिए, तो ब्रेथ में कितने कमी करेगा? 1 की कमी करेगा। 1 की कमी, तो ब्रेथ में कितने की कमी करेगा? 1 की कितने पे? 8 पे, तो 12.5%। एक तरीका ये भी है, मैंने दोनों से ही समझाया है आपको जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी यूट्यूब पे। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने में एवरेज खर्च है 1100, तो 11 × 3300 टोटल हो गया। अगले 5 महीने में है 1000, तो 5000 अगले 5 महीने का हो गया। लास्ट के 4 महीने में 1200, तो 4804 का लास्ट का हो गया। और कुल बचत है 1300। तो उसने औसत मासिक आय पूछी है, तो पहले तो टोटल आय निकाल लो ना, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या आएगी? सेविंग प्लस खर्च, यही आएगी। सेविंग तो उसने की कितनी की? वार्षिक, वर्ष में 1300 रुपए की तो बचत कर ली। और खर्च कितना किया? पहले 3 महीने में किया 1100, तो 3300। फिर अगले 5 महीने में किया 1000, तो 5000, 8 महीने हो गए। और लास्ट के 4 में 1200, तो 4800। ये खर्च हो गया। ऐसे भी जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 और या इसको 5 ही मान लो, 5 और 5 10,000, 200 कम यहां कर देना। 10,000 में 3000 जोड़ा 13,000, 100 बचा है अभी। 13,000 में 100 इधर ले आओ, 1400 जोड़ा तो 14,400। ये मासिक वेतन आया। लेकिन मंथली इनकम निकालनी है, एवरेज। एवरेज इनकम कैसे? मंथली। तो 14,400 कितने में? 12 में, तो कितना आया? 1200 रुपए। ठीक है, चलो। किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। एसआई जो है 2/5 किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल 5 हुआ, एसआई हुआ 2, हो गया। और टाइम कितना हुआ? 40 ईयर्स। सब कुछ तो है, रेट पूछी है तो फॉर्मूला लगा दो, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो एसआई कितना हो गया? 2/5, सॉरी प्रिंसिपल तो 2, सॉरी एसआई तो 2, प्रिंसिपल कितना नीचे 5, और ये आर पता नहीं, टाइम 40/100। अब ये देखो 5 से कितनी बार कटा? 20, और 20 से कटा कितनी बार? 2, और आर कितना आ गया? 1%। 44 आम और 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। देखो, पंक्तियों की कम से कम संख्या बतानी है तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा जो है फल आने चाहिए। अगर मिनिमम संख्या पंक्ति की है तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा फल आने चाहिए, यानी मैक्सिमम फल आने चाहिए। और जब भी बात इसकी आएगी मैक्सिमम की, तो इनका HCF निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर लेना है। क्योंकि पंक्ति में कम से कम पंक्ति कब होगी? जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा फल होंगे और फल समान भी होने चाहिए। तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा फल लेने पड़ेंगे, हाईएस्ट। समान होने चाहिए तो कॉमन, और इनका टुकड़ा हो तो फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, 11 आ गया। अब पंक्ति उसने पूछी है, तो 44 आम तो ये है, तो इसके लिए कितनी पंक्ति चाहिए? 4 पंक्ति। 121 आम के लिए कितनी पंक्ति चाहिए? 11, और 11 आम के लिए कितनी पंक्ति चाहिए? 1। तो यहां से पंक्ति आ जाएगी। भाई 44 आम एक पंक्ति में 11, तो 4 पंक्ति तो यहां चाहिए। 121 आम तो 11 पंक्ति यहां चाहिए और 1 पंक्ति यहां चाहिए, तो कितनी? टोटल 16 पंक्ति आंसर आ जाएगा। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया अचानक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता या तो दहला हो? दहले कितने होते हैं? 10। या हुकुम हो? हुकुम कितने होते हैं? 13।
लेकिन इन में से -1 करना पड़ेगा। -1 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो 4 दहले तुमने ले लिए, एक दहला तो हुक्म के अंदर हुआ ना, क्योंकि देखो 4 तरह के पत्ते होते हैं, एक हुक्म हो गया, एक पान हो गया, एक ईंट हो गया और एक चीड़ी का हो गया। अब चारों में एक एक दहला होगा। अब जो हुक्म के 13 है उसमें ऑलरेडी एक दहला तो है, तो 13 तो ये 3 दहले और बचे, तो 13 और 3 कितना हुआ? 16। अब उसने पूछा प्रोबेबिलिटी मैंने बताया है, जैसे परसेंटेज निकलती है ऐसी निकलती है। परसेंटेज किसी की निकालनी हो तो जिसके बारे में निकालना है वो ऊपर और जितने में से निकालना है नीचे। प्रोबेबिलिटी भी जिसके बारे में पूछा है ऊपर तो जिसके बारे में पूछा है ऊपर, और जितने में से पूछा है नीचे। कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, तो नीचे 52। तो 4 से काटा 4/13। सेकंड लास्ट, थीटा 45 यहां रख दो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2 और सेक 45 भी √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया? 10। लास्ट क्वेश्चन, ये देखो सिंप्लीफिकेशन का, इसके लिए सबसे इजी तरीका बताते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लो, यानी छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ लो या प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। 4 को मैं 2 में तोड़ सकता हूं। कैसे? 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2k। क्यों? क्योंकि देखो 4 2 की पावर 2 और बाहर k है, तो जो पावर 2 है उसकी गुणा। चलो मैं लिख कर देता हूं क्योंकि ये पहली बार ही आया आपके सामने। 4 को लिखा 2 की पावर 2 k, 20 को लिखो 20 को लिखो 2 का स्क्वायर गुणा 5। सिंपल फॉर्म में तोड़ दो, छोटे से छोटे टुकड़े में, और पावर m-1। और 12 को लिखो 2 की पावर 2 4 3 12 पावर m-k। और इसी प्रकार 15 को 3 पंजे 15, 3 गुना 5 की पावर k प्लस m। स्मॉलेस्ट पावर में तोड़ लो जो स्मॉलेस्ट पावर हो, ठीक है। अब नीचे 16 होगा 2 की पावर 4 की पावर m गुणा 9 होगा 3 का स्क्वायर की पावर m-1 गुणा 5 की पावर तो सीधी लिख लो k प्लस 2m, ठीक है। अब ये बताओ ऊपर सारी 2 की पावर इकट्ठी काउंट कर लो कितनी हुई। 2 की पावर 2k तो ये, और देखो बेस सेम होता है ना, पावर ऊपर प्लस होती चली जाएगी। तो 2 में अगर देखो यहां 2 की पावर अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, सब में अलग अलग है। जब आप इनको इकट्ठा रखोगे ना पावर को, तो सारी 2 की पावर में प्लस हो जाएगी। तो पहले मैंने 2 की पावर ये थी 2k, तो 2 की पावर में 2k आ गया। अब 2 की पावर में क्या है? 2 की पावर में 2 और ऊपर है -1, तो 2 की गुणा वहां होगी, होगा 2m-1 प्लस का 2m माइनस का 1, तो प्लस का 2m और ये 2 की गुणा माइनस का 2, क्योंकि 2 की गुणा होगी ना, प्लस का 2m माइनस 2। अब 2 की पावर ये 2 गुणा करेगा प्लस का 2m माइनस का 2k, प्लस का 2m माइनस का 2k, ये भी हो गया। अब यहां है नहीं तो इसको अभी छोड़ दो, तो 2 की हो गई सारी। अब 2 की जो नीचे है, नीचे वाली सारी माइनस हो जाती है। अब नीचे कितनी है? 2 की पावर 4m, तो ये प्लस की 4m है, तो ऊपर आके -4m। 2 की पावर यहां तो कहीं है नहीं, तो 2 का तो हिसाब किताब हमने कर दिया। अब अगले हिसाब किताब पे आ जाओ, 3 के हिसाब किताब पे आ जाते हैं। तो 3 की पावर यहां नहीं आनी है, यहां आ गई m-k। 3 की पावर प्लस का k प्लस का m, और 3 की पावर ये है प्लस का 2m-2। ध्यान से सुनना, प्लस का 2m तो ऊपर जाके माइनस का 2m, और ये माइनस का 2 तो ऊपर जाके प्लस का 2। इसका भी हिसाब कर दिया। अब आ जाओ 5 की पावर पे। 5 की पावर यहां है m-1, और यहां नहीं है, यहां है प्लस का k प्लस का m। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब ये ऊपर जाएगी तो माइनस का k और माइनस का 2m। सबका हिसाब किताब हो गया, बस सोल्व करके लिख दो अब इसको। अब अगर आप इसमें देखते हो बराबर में था कुछ नहीं जी, अब इसमें देखते हो तो इसमें 2k से तो ये 2k भाई साहब कट गए, 2m 4m से ये 4m भाई साहब कट गए, बचा 2 की पावर -2। अब 2 की पावर -2 होता है 1/4 भाई, 2 की पावर -2। अब 2 की पावर -2 है तो ये 1 में 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो बता 1/4। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे k से k भाई साहब कटा, 2m माइनस का 2m प्लस का ये कटा, तो 3 का स्क्वायर बचा, तो 3 का स्क्वायर बचा 9। और ये भाई साहब m से m कटा, k भाई साहब से m और m 2m से 2m कटा, k भाई साहब से k कटा, ये बचा 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 होगा 1/5। अब इनकी सारे की गुणा कर दो, ऊपर आया 9 नीचे 20, 9/20। बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आ गया तुम फंसोगे इसमें, लेकिन मैं इसीलिए डाल रहा हूं कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन होना चाहिए। ये फिनिश हुआ, मॉक बहुत गजब था। क्वेश्चन इजी थे मैथ के, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी थे लेकिन लेंदी थे। पेपर ऐसा ही लगता है देख के, ऐसा लगता है देख के यार सारा आता है, क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन वे सोल्व नहीं हो पाते क्योंकि वे लेंदी होते हैं और टाइम होता है कम। तो अच्छे से करो, ये सीरीज रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए, याद रखना इस बात को। मॉक नंबर 6 हो गया ये, ठीक है। कल का ऊपर रहेगा, कल नहीं डलेगी।
क्योंकि 3 के बाद एक दिन रिवीजन का है, पहले 3 फिर रिवीजन, अब ये 3 हो गए, अब रिवीजन तो कल नहीं डलेगी। अब सीधा जो नेक्स्ट आएगा ना, कितना 7 नंबर, 6 हो गया ना ये आज, 7 नंबर होली पे आएगा परसों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।